हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय। क्लास 10th की एनसीईआरटी है और हमारा जो है भारत में राष्ट्रवाद के उदय की भावना कहाँ से आई है और ये भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो राष्ट्रवाद का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है और राष्ट्र का मतलब क्या होता है। ये सब आपको फर्स्ट क्लास में समझाया गया था, चैप्टर फर्स्ट में था। चैप्टर फर्स्ट कौन सा था हमारा? चैप्टर फर्स्ट था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद के उदय की कल्पना है वो कहाँ से हुई थी? वह किसने की थी? फ्रेडरिक सरियू ने की थी। तो फ्रेडरिक सरियू ने राष्ट्रवाद की कल्पना की थी कि किस तरीके से उसने एक कलाकृति बनाई थी जिसमें उसने अपने सपनों का संसार रचा था। तो उसी तरीके से क्या हुआ, भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से हुआ, आइए हम देखते हैं। तो यूरोप में क्या हुआ था, आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ था। और अपनी जो उन लोगों ने समझ पैदा हुई उन लोगों में कि हम लोगों को भी क्या होना चाहिए, आजाद होना चाहिए, हम लोगों का भी अपना एक राष्ट्र होना चाहिए। और इसी भावना को लेकर उन लोगों में क्या हुआ, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागरूक हुई। क्या हुआ, जो भारत के लोग थे इसी चीज को लेकर कि हमें भी एक आजाद देश बनाना चाहिए और हमारा भी एक आजाद देश होना चाहिए, स्वतंत्र नागरिक होना चाहिए, इसी सबको सोचकर उन लोगों ने क्या किया, देश के लिए प्रेम की भावना उत्पन्न हुई और राष्ट्रवाद के उदय की यहाँ से शुरुआत हुई। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आपने पहले देखा होगा कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ है। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बनने लगी, वे कौन है, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। उनके राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों, चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज्यादातर जो देशों में नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। तो आइए हम इस पूरे की समरी करते हैं। जैसा कि आपने पहले देख चुके हैं कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद के साथ ही क्या हुआ था, राष्ट्र का उदय हुआ था। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्र का मतलब होता है देश के प्रति लगाव। क्या हो जाएगा? देश के प्रति लगाव। तो राष्ट्रवाद से ही क्या हुआ, राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, जब लोगों में क्या हुआ, देश के प्रति लगाव हुआ, देश के प्रति प्रेम हुआ। तो इसके बारे में लोगों की समझ पैदा होने लगी कि वे कौन है कौन नहीं है, उनकी पहचान। जैसे कि हम ही लोग होते हैं कि हम लोगों की पहचान कैसे होगी, इसके लिए हम लोगों को सोचना पड़ता है। तो इसी तरीके से जो लोग थे उस टाइम, तो लोगों ने क्या सोचा कि हम लोगों को भी कोई पहचान होनी चाहिए, अपनी अपनी पहचान को हम किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि उनकी कोई पहचान नहीं थी। वो अपनी पहचान किस तरीके से लोगों को बताएंगे, किस तरीके से समझाएंगे। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर क्या हुआ, उन लोगों में राष्ट्रवाद की जो भावना प्रेरित हुई और अपनी पहचान को वो क्या करना चाहते थे, बदलना चाहते थे कि उनकी भी एक पहचान हो, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, नए प्रतीकों का इस्तेमाल किया, नए चिन्हों का इस्तेमाल किया, नए गीत आए, नए विचार स्थापित किए। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी पहचान, अपना नाम हो गया कि हमारा कोई नाम हो तो हमारे नाम से ही हमारे स्कूल में हमारी पहचान होगी, हमारे नाम से हमारे स्कूल में हम लोगों को पहचाना जाएगा। उसी तरीके से जो भारत के लोग थे उन लोगों ने भी क्या किया, प्रतीक चिन्ह बनाए और गीत गाए नए, और समुदाय की सीमाओं को दोबारा से उन लोगों ने परिभाषित किया। ज्यादातर देशों में क्या था, जो नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण में एक लंबी प्रक्रिया होती है। कोई भी अगर हम काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए बहुत ही एक लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि कोई भी काम ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में देश आजाद हो गया होगा, एक दिन में राष्ट्रवाद का उदय हो गया होगा, ऐसा नहीं होता है। तो क्या हुआ, यही एक निर्माण की जो राष्ट्रवाद की निर्माण की प्रक्रिया है, काफी लंबी रही है। तो देखते हैं, दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया, लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी अलग थे। जो सभी लोगों की जो स्वतंत्रता थी, किसी का कुछ सोचना था। अब हम एक बात है, एक बात को लेकर
100 लोगों को बैठा दो तो 100 लोगों की अलग अलग सोच होगी, कोई किसी तरीके से सोचेगा, कोई किसी तरीके से सोचेगा। इसी तरीके से उस टाइम जो स्वतंत्रता थी उसके मायने जो लोग थे हर इंसान के लिए, समूह के लिए अलग अलग थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने समूह को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु वो है वो निहित थे। तो सबसे पहले इसमें एक शब्द आता है कि उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद का क्या अर्थ होता, सॉरी, उपनिवेशवाद का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा किसी एक भौगोलिक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र में स्थापित करना। माना क्या हो गया, उपनिवेश का अर्थ क्या होगा? उपनिवेशवाद। तो पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। इसका अर्थ होता है किसी भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र को दूसरे दूसरे क्षेत्र में स्थापित करना। ये तो हो गया इसका अर्थ। अब आइए हम इसकी पूरी की समरी जान लेते हैं। तो जैसे कि दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद की परिघटना का जो था वो उदय हुआ। तो उपनिवेश विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर से जुड़ी हुई थी। जो उपनिवेशवाद के लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग भी क्या चाहते थे कि हमारा भी एक क्या होना चाहिए, देश होना चाहिए, हमारी भी एक क्या होनी चाहिए, भौगोलिक सीमा होनी चाहिए। जैसे कि हमारा भारत है तो हमारे भारत की क्या हो गई है, एक भौगोलिक सीमा हो गई है। उसी तरीके से औपनिवेशिकों के शासक जो थे, लोगों के शासक थे, उनके खिलाफ संघर्ष के लिए लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। तो क्या हुआ, जब लोगों ने ये सोचा कि हम लोग भी क्या होना चाहिए, हमारा भी एक राष्ट्र होना चाहिए, हमारा भी एक उपनिवेशवाद होना चाहिए, हमारी भी एक भौगोलिक सीमा होना चाहिए, तो उसके लिए लोग क्या होने लगे, सभी लोग संघर्ष के लिए आपस में जुड़ने लगे। पूरा का पूरा समूह बनने लगा, पूरा का पूरा एक ग्रुप बनने लगा, जिसमें सभी लोग क्या होने लगे, शामिल होने लगे। जैसे कि हम किसी काम को करते हैं, अपने स्कूल में कोई फंक्शन कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ग्रुप तैयार करते हैं। उस ग्रुप को तैयार करने के बाद हमारा काम क्या हो जाता है, और आसान हो जाता है। उसी तरीके से इस संघर्ष के लिए बहुत से लोगों की जरूरत थी और एकता की भी जरूरत थी कि सभी लोग एक रहें। ऐसा नहीं है कि अभी तो साथ दे दिया फिर बीच में डर के भाग गए, ऐसा भी नहीं था। तो सभी लोग क्या थे, एकता पहचानने लगे थे अपनी अपनी, और उत्पीड़न और दमन के साझा भाव से विभिन्न समूह को एक दूसरे से बांध दिया था। उन लोगों के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा था, उन लोगों को उत्पीड़ित किया जा रहा था, उन लोगों को सताया जा रहा था हर चीज के लिए, इन सभी से वो लोग क्या आ चुके थे, तंग हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। तो इसी सब चीजों को लेकर, इन्हीं सब चीजों को लेकर उन लोगों को एक दूसरे से बांध दिया है। अब वही बात हो गई ना कि जब दो लोग ऐसे मिलते हैं जिनका दर्द बहुत ज्यादा है, जब वो आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, बहुत गहरे मित्र बन जाते हैं। तो उसी तरीके से जो लोग थे, भारत के लोग थे, कि उन लोगों को भी जो सरकार थी उसने बहुत ही ज्यादा सताया था, बहुत ही ज्यादा उत्पीड़ित किया था। इसीलिए वो लोग एक दूसरे से बन चुके थे, एक दूसरे के एकता पहचानने लगे थे और एक पूरा का पूरा ग्रोह बना लिया था। लेकिन हर वर्ग, समूह और उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। तो क्या था, अलग अलग वर्ग थे, अलग अलग समूह थे, लेकिन हर जगह जो उपनिवेशवाद का अर्थ था वो एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी अलग थे। अब कोई भी काम हो तो सबके अनुभव अलग अलग होंगे। हम किसी चीज के लिए कोई काम कर रहे हैं, हमने कोई बुक, मान लिया कि हमने कोई बुक पढ़ी है, तो हमने उस बुक को पढ़ा, हमारे नजरिया कुछ अलग होगा सोचने का, किसी और ने वही चीज पढ़ी तो वो अलग तरीके से सोचेगा। तो उसी तरीके से स्वतंत्रता जो थी, स्वतंत्रता जो शब्द था, उसके लिए सबके अनुभव, सबके मायने क्या थे, अलग अलग थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेज ने समूह को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। तो क्या किया था, महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटे थे और उसके पश्चात उन्होंने क्या किया था, मतलब पूरा का पूरा एक समूह बनाया था, एक आंदोलन तैयार किया था। तो कांग्रेस ने इस समूह को क्या किया, इकट्ठा किया और आंदोलन के लिए एक बहुत ही ज्यादा विशाल, बहुत ही ज्यादा बड़ा एक क्या बनाया, ग्रोह बनाया, समूह बनाया। परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु निहित थे। तो इस एकता में क्या थे, टकराव। अब कितना भी लोग एक हो, हम फैमिली भी मान लेते हैं कि हम सब लोग एक साथ मिलके रह रहे हैं, फिर भी थोड़ी बहुत तो अनबन होती रहती है। तो कोई भी चीज हो तो कितना भी एक होके रह ले, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ क्या हो जाता, अपवाद होता ही होता है। तो इसी तरीके से इस आंदोलन में भी क्या हुआ था, एकता के टकराव के बिंदु भी निहित थे। अब पहले की
पहले की एक पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद का उदय का अध्ययन किया होगा। वहां आपने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी होगी। इस अध्याय में हम 1920 के दशक के आगे का अध्ययन करेंगे। अब जो हम क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? 1920 के आगे का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले का हमने कहा किया था, 9th क्लास में किया था। और असहयोग आंदोलन तथा सविनय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा एक पॉइंट ये हो गया। कौन सा आंदोलन हो गया? असहयोग आंदोलन। दूसरा कौन सा हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह प्रयास किए हैं। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दी। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आगे आंदोलन पढ़ेंगे कि किस तरीके से सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, कैसे कैसे गांव के लोग, शहर के लोग, आदिवासी लोग, मतलब कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल हुए, किस तरीके से इन लोगों ने हिस्सा लिया, कैसे कैसे सभी लोग जुड़े हैं, इन सभी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे।